हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आर वी प्रसाद। जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम फिजिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये हम जानते हैं। इसका आशय यह है कि पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेट, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, और इस शक्तिशाली चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। जैसे हम चित्र में दिखा रहे हैं कि ये एक हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। इस पृथ्वी के अंदर शक्तिशाली चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्यों होता है, कैसे हम जानते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इसके लिए 3 पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि अगर हम कोई चुंबकीय सुई लेते हैं और उसको किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं, तो वो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में या किसी निश्चित दिशा में जाकर के रुकती है। तो क्या स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसे? यदि कोई भी बार मैग्नेट हो, चुंबकीय सुई हो, को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाए और वो एक निश्चित दिशा में जाकर के बार बार रुकती हो, तो इसका आशय यह है कि कोई एक बल लग रहा होता है, जिस बल के कारण वो चुंबकीय सुई या बार मैग्नेट एक निश्चित दिशा में जाकर के रुक जाती है। तो चुंबकीय सुई हो या बार मैग्नेट हो, अगर उस पर कोई बल लग रहा है तो इसका आशय ये होता है कि ये चुंबकीय सुई या बार मैग्नेट किसी चुंबकीय क्षेत्र में है। तो ये क्या संकेत देता है कि चुंबकीय सुई या बार मैग्नेट पर कोई चुंबकीय बल लग रहा है, और ये तब लगेगा जब ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में होगा, अर्थात यह एक चुंबकीय क्षेत्र में होगा जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होने का एक प्रमाण ये दिया गया कि यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक हम लटका दें तो वो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में जाकर के रुकती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब इस चुंबकीय सुई पर कोई चुंबकीय बल लग रहा हो, और चुंबकीय बल तभी लगेगा जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में होगा, अर्थात ये चुंबकीय सुई किसी चुंबकीय क्षेत्र में है, और वो चुंबकीय क्षेत्र किसका है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। एक तर्क हो गया। और दूसरा तर्क दिया जाता है कि यदि पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में किसी चुंबकीय पदार्थ को गाड़ दिया जाए तो ये चुंबकीय पदार्थ एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकित तभी होगा जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में होगा, अर्थात जिस चुंबकीय पदार्थ को हम पृथ्वी के अंदर कुछ दिनों के लिए गाड़े हैं, वो चुंबकीय पदार्थ एक चुंबकीय क्षेत्र में है, और वह चुंबकीय क्षेत्र किसका है? पृथ्वी का है। तो दूसरा तथ्य क्या है कि यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में कुछ दिनों के लिए गाड़ दें तो यह एक चुंबक बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि यह चुंबकीय क्षेत्र में गड़ा है, और यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का है। दूसरा तथ्य दिया गया कि यदि पृथ्वी के अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को गाड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, एक चुंबक बन जाता है, और यह तभी संभव है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में था, और वो चुंबकीय क्षेत्र किसका है? पृथ्वी का है। तीसरा तथ्य दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कि यदि हम किसी दंड चुंबक को लें और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के खींचने पर
हमको दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं मिलती हैं। क्या? यदि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखा खींची जाए तो दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती। तो जैसे एक हमने दंड चुंबक लिया, उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचना प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त नहीं होती है, और चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त न होने का आशय होता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र सब जगह होना चाहिए, लेकिन दो बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इसका आशय यह है कि कोई और चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वजह से इस दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उदासीन हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। वही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये तीन तर्क दिए गए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के होने के संदर्भ में। पहला ये कि यदि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है तो वो एक निश्चित दिशा में रुकती है, और ये तभी हो सकता है जब वो चुंबकीय सुई खुद किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो और उस पर चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा हो, जो चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण उस चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में जाकर के रोकता हो। तो ऐसी स्थिति में वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा तर्क दिया गया कि यदि पृथ्वी के अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को कुछ दिनों के लिए गाड़ दिया जाता है तो ये चुंबकीय पदार्थ एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात ये चुंबकित हो जाता है। और ये तभी हो सकता है जब ये चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गाड़ा गया हो, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। और तीसरा बताया गया कि यदि एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं या जहां से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है, अर्थात ये दो बिंदु उदासीन बिंदु होते हैं। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। ये तभी संभव है जब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को कोई और चुंबकीय क्षेत्र निष्प्रभावी कर देता है, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तीन तर्क दिए गए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के होने के संदर्भ में। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य है उसको हम देखते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और इसके अंदर ये एक चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर है। अब अगर हम किसी चुंबकीय सुई को इस पृथ्वी के चारों ओर ले चलें इस तरह से, तो जो हम देखते हैं कि इस ध्रुव पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है। ये पृथ्वी का सतह है, इसके लंबवत हो जाती है, और इस ध्रुव पर भी यही स्थिति होती है, यहाँ पर भी लंबवत हो जाती है। लेकिन इस बिंदु पर ये चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के समानांतर हो जाती है। तो जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो ये हो गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और यहां पर भी आने पर यह चुंबकीय सुई इस सतह के लंबवत हो जाती है, तो ये हो जाता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो अब हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को देख लिए कि जिस बिंदु पर चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत हो जाती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। और यह दो होता है, एक होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। अब इस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उससे होकर जाने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उस तल को हम कहते हैं चुंबकीय यामयोत्तर। जैसे ये पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के ऊर्ध्वाधर हो जाती है, और यह पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है जहां पर फिर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा से होकर जाने वाला ये जो ऊर्ध्वाधर तल है, इसी तल को हम कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय यामयोत्तर। ये हो गया पृथ्वी का चुंबकीय यामयोत्तर। अब ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से कुछ हट के होता है। ये देखिए, ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है, और ये पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है। तो ये दोनों ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से कुछ हट के हैं।
और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा से होकर जाने वाला ये तल होता है, इसको कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको पृथ्वी का घूर्णन अक्ष भी कहते हैं। और इस रेखा से होकर जाने वाला ये जो तल है, इसको हम कहते हैं पृथ्वी का भौगोलिक याम्योत्तर। तो दो याम्योत्तर हमको मिले, एक चुंबकीय याम्योत्तर और दूसरा भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा, उसको कहेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक याम्योत्तर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर। तो दो याम्योत्तर हमको मिले, और ये जो होगा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहा जाएगा। अब एक चुंबकीय निरक्ष तल होता है। जैसे हम बता चुके हैं आपको कि चुंबकीय सुई कुछ बिंदुओं पर पृथ्वी सतह के समानांतर हो जाती है। जैसे यहाँ पर चुंबकीय सुई रखें तो ये चुंबकीय सुई ये पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाएगी। पृथ्वी का सतह ये है और चुंबकीय सुई इस तरह से है, तो ये क्या होगी, समानांतर होगी। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन सब बिंदुओं पर अगर चुंबकीय सुई को हम लटकाते हैं तो चुंबकीय सुई क्या होती है, पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाती है। तो जिन बिंदुओं पर रखने पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समानांतर हो जाती है, उन बिंदुओं को मिलाने वाला जो तल होता है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। तो चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय निरक्ष, ये कुछ घटक हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या हो गया, चुंबकीय याम्योत्तर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल पृथ्वी का चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ये हो गया। जैसे ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला ये जो तल होता है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। दूसरा भौगोलिक याम्योत्तर, ये क्या होगा, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला तल क्या होता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। और तीसरा चुंबकीय निरक्ष, ये हो गया जिन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह पृथ्वी सतह के समानांतर होती है, उन बिंदुओं से होकर जाने वाला तल चुंबकीय निरक्ष कहलाता है। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय निरक्ष। जैसे ये ढेर सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर अगर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं तो ये पृथ्वी सतह के समानांतर रहती है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला तल जो होगा इस तरह का, उस तल को हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय निरक्ष। अब आगे हम देखते हैं कि दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है। तो आइए देखते हैं दिक्पात कोण, नमन कोण एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पहला होगा दिक्पात कोण। जैसे हमको बता दिया जाता है कि यदि स्वतंत्रतापूर्वक किसी चुंबकीय सुई को लटकाया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता है। यह उत्तर दक्षिण दिशा से कुछ हट करके रुकती है। तो अब यदि स्वतंत्रतापूर्वक चुंबकीय सुई को लटकाया जाए तो ये चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में जाकर के रुकती है और उसके उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाला तल हम खींचते हैं, यानी चुंबकीय याम्योत्तर खींचते हैं। तो चुंबकीय सुई के स्थिर होने पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। जैसे ये मान लेते हैं हम चुंबकीय सुई है ये, और ये हमारा दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है। जब इसको हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं
तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ना होकर के थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, थोड़ा सा इसमें डेविएशन होता है। तो जितने एंगल डेविएशन होता है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। जैसे ये चुंबकीय सुई इस दिशा में जाकर के रुकी है, तो इस उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा होगा, इस रेखा से होकर जाने वाला जो तल होगा उसको हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। और भौगोलिक यामोत्तर हमारा इस तरह से इस दिशा में है, तो ये भौगोलिक यामोत्तर हो गया और ये चुंबकीय यामोत्तर होगा। दोनों यामोत्तर के बीच का जो कोण होगा उसी को क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहेंगे। अगला क्या हो गया, नमन कोण। और अगर हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं तो वो ना केवल उत्तर दक्षिण दिशा से थोड़ा सा डेविएट होती है, बल्कि हॉरिजॉन्टल से भी थोड़ा सा झुकती है। और हॉरिजॉन्टल से जब झुकती है तो ये चुंबकीय सुई हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल झुकती है उसी को क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर जाने वाला जो तल होगा वो चुंबकीय यामोत्तर हो गया और ये क्षैतिज तल हो गया। तो क्षैतिज तल से चुंबकीय यामोत्तर जो कोण बनाता है उसी को क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। या इसको अगर सीधे सीधे समझना चाहें तो स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई सुई क्षैतिज से जितना डिग्री नीचे झुक जाती है उसी को क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई सुई क्षैतिज से जितना कोण झुक जाती है उसी कोण को नमन कोण कहते हैं। और इसी को दूसरी भाषा में लिखते हैं कि क्षैतिज से चुंबकीय यामोत्तर जितना कोण बनाता है उसी कोण को नमन कोण कहते हैं। जैसे ये अगर स्वतंत्रतापूर्वक चुंबकीय सुई लटकी हुई है तो क्षैतिज से ये झुकी हुई है, तो ये कोण क्या हो गया, नमन कोण हो गया। और इसको दूसरी भाषा में लिखें तो ये क्षैतिज तल हो गया और ये चुंबकीय सुई के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से जाने वाला तल हो गया, जिसको हम चुंबकीय यामोत्तर कर लें। तो ये हो गया चुंबकीय यामोत्तर और ये हो गया क्षैतिज। तो क्षैतिज से चुंबकीय यामोत्तर जितना झुकता है उसी कोण को क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। तो ये हो गया नमन कोण। अब आगे बचता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो मान लेते हैं कि किसी स्थान पर हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए हुए हैं और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए हुए हैं तो चुंबकीय सुई इस रूप में है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है और ये एक तरह से चुंबकीय अक्ष है। अब इस चुंबकीय अक्ष या नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा से जाने वाला जो तल होगा ये तल इस तरह का होगा। और जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुकती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जिसको हम BE से लिखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल घटक, ये वाला घटक चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल घटक निकालने के लिए हम कुछ इस तरह का करेंगे। ये अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण ही नमन कोण कहलाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का अगर क्षैतिज घटक निकालना है तो ये हो जाएगा BE cos थीटा क्षैतिज घटक। और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो ये हो जाता है ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर, ये होगा BE sin थीटा। ठीक, तो यदि नमन कोण का मान थीटा है तो BE का cos थीटा निकालेंगे तो क्षैतिज घटक हो जाएगा और BE का sin थीटा निकालेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र, किसके चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यदि नमन कोण का मान थीटा हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जिसको हम लिखते हैं BHC इक्वल टू BE cos थीटा होगा। और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा BV, लिखेंगे इसको B वर्टिकल BV इक्वल टू BE sin थीटा। और अगर हम BV बटा BH करें तो क्या हो जाएगा BE sin थीटा अपान BE cos थीटा। और ये BE से कैंसिल होगा, क्या बचेगा tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा BV यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ BE बटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ BE।
तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक का जो अनुपात होता है वो tan थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा क्या है, नमन कोण है। तो इस तरह से हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को, ऊर्ध्वाधर घटक को निकाल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई एक दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं नमन कोण के सहयोग से। तो इस तरह से हमारा पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके पक्ष में हमने 3 तर्क दिए। आगे हमने देखा कि चुंबकीय निरक्ष क्या होता है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कौन सा होता है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कौन सा होता है, और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कौन सा होता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कौन सा होता है, और दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है। इन तथ्यों को हमने विस्तृत रूप से देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।